बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, उम्मीद आप सब खैर आफियत से होंगे। शहनशाह शाहजहां पार्ट 14। उस जमाने में एक फितने ने सर उभारा। पटना के रहने वाले कुतुब नामी एक फकीर ने दावा किया कि वो जहांगीर का बेटा शहजादा खुसरू है। मकामी लोगों ने उसके चेहरे की तरफ गौर से देखा। फकीर की आंखों के गिर्द स्याह हल्के थे, जिन्हें देखकर ऐसा महसूस होता था जैसे उसे अंधा करने की कोशिश की गई हो। कुतुब फकीर अलल इलान कहता था, मैं एक सफाक और जालिम शहनशाह की कैद से फरार होकर आया हूं, लोगों मेरी मदद करो। शाही जासूसों ने जहांगीर को फौरन खबर कर दी कि यहाँ एक फकीर ने हंगामा बर्पा कर रखा है। वो खुद को शहजादा खुसरू कहता है और उस फरेबकारी के पर्दे में मकामी रियाया को मुसलसल वरगला रहा है। उसकी गुमराहकुन तशहीर से हजारों शरपसंद मुतासिर हुए हैं। उन शरपसंदों में हिंदू और मुसलमान दोनों शामिल हैं। ये सब के सब ओबाश और फितना कर हैं। नकली खुसरू अपनी आंखों के जख्म दिखाकर लोगों की हमदर्दियां हासिल कर रहा है। शाही जासूसों ने अपने खतूत के आखिर में उस खदशे का इजहार किया था कि अगर फौरन सूरत हाल पर काबू नहीं पाया गया तो किसी बड़ी बगावत का अंदेशा है। पटना के कुतुब नामी फकीर ने अपनी आंखों के गिर्द ऐसे मसनूई निशानात बनाए थे जैसे उसे अंधा करने की कोशिश की गई हो। वो शरपसंदों के हजूम को साथ लेकर बड़े असर अंगेज लहजे में तकरीर करता था, लोगों मेरी तरफ देखो, मैं शहजादा खुसरू हूँ, शहनशाह जहांगीर का महबूब फर्जंद। उस सफाक हुक्मरान ने इस जुर्म में मेरी आंखों की रोशनी छीनने की कोशिश की थी कि मैं अमूर सल्तनत में उससे इख्तलाफ रखता था। मैं गरीबों और मोहताजों को आज़ादी देना चाहता था, मगर शहनशाह की ख्वाहिश है कि हमेशा तुम्हारी गर्दनों में हुकूमत का तोके गुलामी मौजूद रहे। बस इसी इख्तलाफ ने मुझे ये बुरे दिन दिखाए हैं। तुम लोग मेरा साथ दो, मैं शाही खजाना लूट कर तुम्हारे घर दौलत से भर दूंगा। नकली खुसरू की ये तकरीरें बड़ी तासीर रखती थी। ओबाशों और फितनागरों की एक जमात पहले ही उसके गिर्द जमा हो गई थी। शोलाबार तकरीरें सुनकर आम रियाया में से भी कुछ मासूम और बेखबर लोग उसके फरेब में आ गए और इस तरह एक बड़ा गिरोह बगावत का परचम लेकर आगे बढ़ा। उन दिनों जागीर का हाकिम अफजल खान पटना से बाहर गया हुआ था। उसने अपनी अदम मौजूदगी में बनारसी को अपना नायब बना दिया था और कुछ जिम्मेदारियां दीवान गयास बेग को सौंप दी गई थी। अफजल खान की गैर हाजिरी से फायदा उठाते हुए नकली खुसरू शरपसंदों की जमात लेकर आगे बढ़ा। हमले की खबर सुनकर बनारसी और गयास बेग दीवान किले से बाहर निकले। फिर खूनरेज मार्का शुरू हो गया, मगर ये जंग बहुत मुख्तसर थी। नकली खुसरू के हामी जान पर खेलकर लड़ रहे थे, इसलिए शाही फौजें मुसलसल पसपा हो रही थी। अफजल खान के नायब बनारसी और गयास बेग दीवान ने इंतहाई बुजदिली का सबूत दिया। वो दोनों मैदान जंग से फरार होकर अफजल खान के पास पहुंच गए और नकली खुसरू ने एक बड़े कत्लेआम के बाद पटना के किले पर कब्जा कर लिया। अफजल खान उस अचानक शिकस्त पर बहुत ज्यादा दिल बर्दाश्ता नजर आ रहा था। वो बार बार गयास बेग और बनारसी को मुखातिब करके कहता था, नामुरादो, तुमने तो मेरी दुनिया खराब कर डाली, अब मैं आलम पनाह को क्या मुंह दिखाऊंगा। बनारसी और गयास बेग दोनों मुजरिमों की तरह सर झुकाए खड़े थे। वो लरजती हुई जबान के साथ कह रहे थे, अमीर हम क्या करते, बागियों का हमला ही इतना शदीद था कि हमारे पांव उखड़ गए। तुमने मेरे एतबार को कत्ल कर दिया। अफजल खान किसी जख्मी शेर की तरह गुर्रा रहा था। शिकस्त और फतह तो नसीबों की बात है, मगर मैं उस वक्त खुश होता जब बताने वाले मुझे बताते कि बनारसी और गयास बेग मैदान में लड़ते हुए मारे गए। उनकी लाशों को घोड़ों की टापों ने रौंद डाला, लेकिन उन्होंने आखिरी सांस तक पुश्त नहीं दिखाई। काश ऐसा हो जाता, काश ऐसा हो जाता। अफजल खान शदीद गुस्से की हालत में अपने दोनों हाथ मल रहा था, मगर वक्त गुजर चुका था। अफजल खान ने बड़ी मुश्किल से अपने आसाब को शिकस्त और रेख से बचाया और नकली खुसरू का गलबा खत्म करने की तदबीरें सोचने लगा। अफजल खान ने बड़ी एहतियात के साथ मंसूबाबंदी की, मुंतशिर फौज को जमा किया और ताजादम लश्कर के साथ पटना के किले पर हमलावर हुआ। नकली खुसरू के साथ ही बड़ी दलेरी के साथ लड़े। अफजल खान को शिकस्त का अंदेशा हुआ तो उसने होशियारी के साथ अपनी फौजें पीछे हटा ली। फिर कुछ दिन का वक्फा देकर अफजल खान ने किले पर दूसरा हमला किया। इस दौरान वो नकली खुसरू के कमजोर पहलुओं का मुकम्मल जायजा ले चुका था। अफजल खान ने उन्हीं कमजोरियों से फायदा उठाया और अपने हरीफ पर कारी जरब लगाई। इस बार नकली खुसरू का लश्कर अफजल खान के हमले की ताब ना ला सका। शाम के करीब बागियों की जमात मैदान छोड़ गई। नकली खुसरू फरार होना चाहता था, मगर अफजल खान ने उसे इतनी मोहलत नहीं दी। तमाम फितना पर्दासों को शिकस्ते फाश का सामना करना पड़ा और अफजल खान ने कुतुब फकीर यानी नकली खुसरू का सर काटकर शहनशाह जहांगीर की खिदमत में भेज दिया। जवाब में जहांगीर ने पटना के हाकिम के नाम फरमाने शाही अरसाल करते हुए कहा, अफजल खान, हम तेरी वफादारी और शुजात से बहुत खुश हैं। अब तुझ पर लाजिम है कि फौरन दारुल हुकूमत की तरफ रवाना हो जा, ताकि हम तुझ पर अपने इनामो इकराम की बारिश कर सकें। जहांगीर ने बनारसी और गयास बेग के बारे में लिखा था। इन दोनों को औरतों का लिबास पहनाकर
इनके सर और दाढ़ी के बाल मोंड दिए जाए और फिर इन्हें गधों पर बिठाकर पटना से आगरा तक जुलूस की शक्ल में लाया जाए। जहांगीर ने बनारसी और ग्यास बेग के मुतालिक ये भी तहरीर किया था, जुलूस को शहरी आबादियों से गुजारा जाए और रास्ते भर शाही नकीब चीख चीख कर सदाएं लगाते रहें कि ये उन लोगों की सजा है जो मौत के खौफ से मैदान जंग छोड़कर फरार हो जाते हैं। गरज उसी हालत में यह जुलूस तवील फासला तय करके आगरा पहुंचा। बनारसी और ग्यास बेग की इस कदर रुसवाई हुई कि वो दोनों मौत की दुआ मांगते थे, मगर मौत उनसे बहुत दूर थी। अफजल खान को शुजात और वफादारी के सिले में नई तरक्कियों से सरफराज किया गया। नकली खुसरू का किस्सा पाक हुआ तो शहजादे की निस्बत के बारे में सरगोशियां होने लगी। उस निस्बत से महरून-निसा को बहुत सदमा हुआ था। अर्जमंद बानो उसकी हकीकी भतीजी थी। उस वाक़े की इत्तला पाकर महरून-निसा को ऐसा महसूस हुआ जैसे किसी के बेरहम हाथ ने खुद उसके दिल पर खंजर खींच दिया हो। दर्द की शिद्दत से बेकरार होकर महरून-निसा ने बारगाहे शाही में हाजिर होने की इजाजत चाही। जहांगीर, जो कभी महरून-निसा की एक झलक देखने के लिए बेकरार रहता था, आज वो मुलाकात से इनकार कर रहा था। अंजुमन, महरून-निसा से कह दे कि शाहवाला अमूर सल्तनत में मसरूफ हैं, वो किसी और वक्त आए, आज हमें एक लम्हे की भी फुर्सत नहीं है। दरबारी मुतरिबा अंजुमन आरा सन्नाटे में आ गई। उसके वहमो गुमान में भी ना था कि शहंशाह इस तरह इनकार भी कर सकते हैं। अंजुमन आरा ने शाही हुक्म महरून-निसा तक पहुंचा दिया। महरून-निसा के दिल पर कयामत सी गुजर गई। हालात इस कदर खौफनाक रुख भी इख्तियार कर सकते हैं। महरून-निसा ने शाही खलवत कदे के दरवाजे पर खड़े खड़े सोचा, हुस्न मुलाकात की ख्वाहिश का इजहार करे और इश्क इनकार करे, क्या यह भी मुमकिन है? महरून-निसा के दिलो दिमाग में आंधियां सी चल रही थी। उसने बड़ी मुश्किल से अपने आप पर काबू पाया। शाहवाला से अर्ज करो कि महरून-निसा उनके कीमती औकात में से चंद लम्हात चाहती है। महरून-निसा ने अंजुमन आरा से दरख्वास्त करते हुए कहा, बेगम साहिबा, मुझे इस काम की तकमील से माजूर समझे। अंजुमन आरा ने बहुत नरम लहजे में कहा। वो महरून-निसा के मकाम को पहचानती थी, इसलिए खुशामदाना अंदाज में गुफ्तगू कर रही थी। आप आलम पनाह के मिजाज से वाकिफ हैं। मेरे अंदर ये जुर्रत नहीं कि मैं मिजाज शाही में मुदाखलत कर सकूं। आप शाहवाला के हजूर कल या किसी और वक्त मुलाकात की दरख्वास्त पेश करें। महरून-निसा कुछ देर तक शाही इशरत कदे के दरवाजे पर किसी पत्थर के बुत की तरह साकित खड़ी रही और फिर आहिस्ता आहिस्ता कदम उठाती हुई अपने कमरे की तरफ चली गई। आज वो एक बहुत मायूस और शिकस्ता औरत थी। शहंशाह के तगाफुल की एक ही जरब से महरून-निसा का गरूर हुस्न रेजा रेजा हो गया था। दूसरे दिन रात के इब्तदाई हिस्से में एक औरत का साया खलवतगाहे शाही की तरफ जा रहा था। रेशमी चादर में लिपटी हुई ये औरत महरून-निसा थी। इस बार मुलाकात की दरख्वास्त पर जहांगीर कुछ देर तक गौर करता रहा। चंद लम्हों के लिए उसने चाहा कि वो महरून-निसा को कल की तरह नाकामो नामुराद वापस लौट जाने पर मजबूर कर दे, मगर फिर कुछ सोचकर शहंशाह ने अंजुमन आरा को इशारा किया कि वो महरून-निसा को अंदर ले आए। महरून-निसा बारगाहे शाही में दाखिल हुई तो जहांगीर उसे देखता ही रह गया। ये वो महरून-निसा नहीं थी जिसके चेहरे से शरारे फूटते थे और जिसका तराशा हुआ मरमरी जिस्म आंच देता था। ये तो महरूमियों और मजबूरियों की एक कागजी तस्वीर थी जिसने महरून-निसा का नाम इख्तियार कर लिया था। तुम्हारी तबीयत तो ठीक है महरू। जहांगीर इंतहाई कोशिश के बावजूद अपने जज्बात पर काबू न रख सका। शाहवाला, मेरी फिक्र छोड़ दीजिए, महरून-निसा ने शिकस्ता लहजे में कहा। यह कनीज सिर्फ इसलिए हाजिर हुई है कि शहजादा खुरम और ईरानी शहजादी की निस्बत का पसे मंजर दरियाफ्त कर सके और आलम पनाह को बता सके कि इस शादी से शहजादा खुरम के दिलो दिमाग पर कैसे होलनाक कसरात मुरत्तब होंगे। ये निस्बत एक शाही राज है और हम अपना राज गैरों पर जाहिर नहीं करते। जहांगीर ने बेनियाजाना लहजे में कहा। क्या मैं गैर हूं? महरून-निसा ने घबरा कर कहा। यकीनन गैर हो, जहांगीर ने बेसाख्ता कहा। महरून-निसा जवाब में कुछ कहना चाहती थी मगर जहांगीर ने उसे खामोश कर दिया। हम शहजादा खुरम को यह सबक देना चाहते हैं कि उसे अपने सीने से दिल निकालकर फेंक देना चाहिए। जो हुक्मरान दिल के इशारों पर रक्स करते हैं उन्हें यह बेवफा दुनिया एक लजीज गिजा समझकर खा जाती है। तुम्हारे मामले में हमें जिस कदर तजर्बात हुए हैं, हम उन्हें अपने बेटे को मुंतकिल कर देना चाहते हैं ताकि वो दिल की आवाज़ें सुनना बंद कर दे और अकल की रोशनी में अपनी मंजिल तलाश करने की कोशिश करे। अर्जमंद बानो मेरी बेटी की तरह है। महरून-निसा के होंठों को जुम्बिश हुई। शाहवाला के इस फैसले से मेरी बेटी की जिंदगी भी तबाह हो सकती है। हम किसी की जिंदगी तबाह नहीं करते, जहांगीर ने पुरजलाल लहजे में कहा। अर्जमंद के साथ पूरा पूरा इंसाफ होगा। शाहवाला, जब तक वो मासूम बच्ची जलकर खाक हो जाएगी। शिद्दत गम से महरून-निसा की आवाज लरज रही थी। फिर क्या आलम पनाह उसके जले हुए जिस्म और अरमानों की राख के साथ इंसाफ करेंगे? हम बेहतर जानते हैं कि किस काम के लिए कौन सा वक्त मुनासिब है। जहांगीर के लहजे में वही जारहियत और बेनियाजी थी। अगर जहां पनाह को मुझसे कोई शिकायत है तो मैं हर खिदमत के लिए हाजिर हूं। महरून-निसा ने उस राज को समझ लिया था।
کہ جہانگیر اپنی ناراضگی کا اظہار کرنے کے لیے اس قسم کے اقدام کر رہا ہے؟ نہیں مہرو، جہانگیر کے لہجے میں وہی ناگواری پوشیدہ تھی۔ آج تمہیں ہماری خدمت کا خیال کیسے آ گیا؟ تم صرف اپنی بیوگی کا ماتم کرو، پھر جب شور فوگاں کے بعد تمہاری آواز ڈوبنے لگے اور سینہ کوبی کرتے کرتے تمہارے ہاتھ شل ہو جائیں تو پھر ہمارے دل کی طرف دیکھنا، ہم تمہارا انتظار کریں گے۔ بے رخی کی یہ ضرب بڑی کاری تھی۔ مہرالنساء ٹوٹ کر بکھر گئی۔ ارجمند بانو کا گھر ماتم کدا بنا ہوا تھا۔ اس کی ماں کی آنکھوں میں کئی سوال لرز رہے تھے، مگر وزیر اعظم آصف خان کسی سوال کا جواب نہیں دے سکتا تھا۔ وہ بس اتنا کہہ کر رہ گیا، صبر کے ساتھ وقت کا انتظار کرو۔ شہنشاہ کے مزاج کو کوئی نہیں سمجھ سکتا، پھر بھی ہمارے لیے یہ بات اطمینان بخش ہے کہ جہاں پناہ نے ارجمند اور شہزادہ خرم کی نسبت ختم نہیں کی ہے۔ ارجمند کچھ دن کے لیے اپنے ہوش و حواس کھو بیٹھی تھی۔ وہ دن بھر اپنے کمرے میں بند پڑی رہتی تھی، یہاں تک کہ اس نے ماہ رخ کو بھی اندر آنے سے منع کر دیا تھا۔ ماہ رخ نے زیادہ ضد کی تو وہ اس پر سنگ دل آقاؤں کی طرح برس پڑی۔ ماہ رخ، تو اپنی حیثیت پہچان۔ ارجمند کا لہجہ تحقیر آمیز اور حاکمانہ تھا۔ تو محض ایک ملازمہ ہے اور ملازمہ کے لیے یہ بات حرام ہے کہ وہ آقاؤں کے کام میں مداخلت کرے۔ ماہ رخ ارجمند بانو کے اس طرز عمل پر حیران رہ گئی۔ ارجمند نے آج تک اسے تو کہہ کر مخاطب نہیں کیا تھا، پھر آقا زادی کی طبیعت میں اتنا بڑا انقلاب کیوں؟ ماہ رخ کئی دن تک اس پہلو پر غور کرتی رہی۔ آخر بہت غور و فکر کے بعد وہ اس نتیجے پر پہنچی کہ ایرانی شہزادی سے شہزادہ خرم کی نسبت نے ارجمند کے ہوش و حواس چھین لیے ہیں۔ ایک نوخیز اور معصوم لڑکی اس تکلیف دہ خبر کی متحمل نہیں ہو سکتی تھی۔ انجام کار اس کے جذبات مشتعل ہو گئے اور اس نے ماہ رخ جیسی وفادار خادمہ کو بھی پہچاننے سے انکار کر دیا۔ پھر جب اس جذباتی طوفان میں کچھ ٹھہراؤ پیدا ہوا تو ارجمند بانو نے ماہ رخ کو اپنے کمرے میں بلایا اور پھر اسے گلے لگا کر دیوانہ وار رونے لگی۔ اشکوں کی بارش اس قدر تیز تھی کہ دونوں کے دامن بھیگ گئے۔ ماہ رخ ارجمند بانو کو بار بار تسلیاں دے رہی تھی، مگر آنسوؤں کا سیلاب کسی طرح رکنے کا نام ہی نہیں لیتا تھا۔ بی بی، ہمت سے کام لو، اس طرح تو روتے روتے ہلاک ہو جاؤ گی۔ ماہ رخ نے ارجمند کے بے قابو جذبات کے آگے الفاظ کا بند باندھنے کی کوشش کی۔ اب میری ہلاکت میں کیا باقی رہ گیا ہے ماہ رخ؟ ارجمند بانو نے آنسوؤں اور ہچکیوں کے درمیان اپنی حالت زار بیان کرتے ہوئے کہا۔ نہیں، ابھی آپ زندہ ہیں، ماہ رخ نے ایک ایک لفظ پر زور دیتے ہوئے کہا۔ آپ کو زندہ رہنا ہوگا، اپنے لیے، شہزادہ خرم کے لیے۔ شہزادہ خرم؟ ارجمند نے کھوئے ہوئے لہجے میں کہا۔ وہ تو مجھ سے بہت دور جا چکے، اب وہ کہاں اور میں کہاں؟ اب کچھ یادوں کے مزار باقی ہیں جہاں ناکام حسرتیں دن رات نوحہ خوانی کرتی رہتی ہیں۔ شہزادہ خرم کہاں گئے ہیں؟ وہ تو آپ کے قریب موجود ہیں، ماہ رخ نے حقائق بیان کرتے ہوئے کہا۔ جب تک آپ کی اور شہزادہ خرم کی نسبت باقی ہے اس وقت تک آپ کا رشتہ بھی زندہ ہے۔ ابھی یہ رشتہ ٹوٹا نہیں ہے بی بی، صبر اور حوصلے سے کام لیجیے۔ ہاں، بظاہر یہ رشتہ زندہ ہے مگر حقیقت میں مر چکا ہے۔ اچانک ارجمند کے بہتے ہوئے آنسو تھم گئے اور اس کے لہجے میں ہزاروں تلخیاں گل گئیں۔ تم جس رشتے کی بات کر رہی ہو اسے شہزادہ خرم نے توڑ دیا۔ آپ کیا کہہ رہی ہیں؟ ماہ رخ نے چونک کر کہا۔ شہزادہ خرم یہ رشتہ کس طرح توڑ سکتے ہیں؟ اگر وہ ایسا کرتے تو اب تک سرکاری طور پر اس نسبت کے خاتمے کا اعلان ہو چکا ہوتا۔ ظاہری اعلان سے کچھ نہیں ہوتا ماہ رخ۔ ارجمند کے لہجے سے شدید اذیت کا اظہار ہو رہا تھا۔ اگر اس میں شہزادہ خرم کی مرضی شامل نہ ہوتی تو پھر ایرانی شہزادی سے ان کی نسبت کس طرح طے ہو سکتی تھی؟ یہ کہنا قبل از وقت ہے بی بی، ماہ رخ نے کچھ سوچتے ہوئے کہا۔ آپ اپنی زبان کو الزام تراشی سے محفوظ رکھیں، جب تک صاحب عالم خود وضاحت نہیں کر دیتے اس وقت تک آپ خاموشی اختیار کریں۔ اب وضاحت کرنے کے لیے کیا باقی رہ گیا ہے ماہ رخ؟ ارجمند بانو چاروں طرف سے مایوسیوں کے اندھیروں میں گھری ہوئی تھی، اس لیے اس نے روشنی کے امکانات کو بھی مسترد کر دیا تھا۔ اگر وضاحت کی ذرا بھی گنجائش باقی ہوتی تو صاحب عالم یقیناً مجھ سے ملاقات کرتے اور اپنی صفائی پیش کرنے کی کوشش کرتے۔ ان کی مسلسل خاموشی اس بات کی غماز ہے کہ وہ مجھے فراموش کر چکے ہیں۔ تم نے سچ کہا تھا ماہ رخ کہ شاہوں کے مزاج کا کوئی بھروسہ نہیں ہوتا۔ افسوس، میں نے جوش جذبات میں تمہاری کسی بات پر دھیان نہیں دیا۔ ایک بار پھر ارجمند بانو مشتعل نظر آنے لگی تھی۔ یہ بات میں نے عام حکمرانوں اور شہزادوں کے بارے میں کہی تھی۔ ماہ رخ کے لہجے میں بڑا اعتماد تھا۔ میں ذاتی طور پر شہزادہ خرم کو ان لوگوں کی قطار میں کھڑا نہیں کر سکتی۔ میں نے ان آنکھوں کو بہت غور سے دیکھا ہے، وہ آنکھیں کسی کو فریب نہیں دے سکتی۔ میں فریب کی بات نہیں کرتی، مگر شہزادے نے مجھ سے یہ راز کیوں پوشیدہ رکھا؟ میرے اعتبار کو کیوں دھوکہ دیا؟ کیا اس دوران صاحب عالم سے آپ کی ملاقات ہوئی؟ ماہ رخ نے اچانک ایک نیا سوال کر ڈالا۔ نہیں، ارجمند نے شکستہ لہجے میں کہا۔ پھر آپ یہ دعویٰ کس طرح کر سکتی ہیں کہ شہزادے نے اپنی زندگی کا ایک خاص راز پوشیدہ رکھا؟ ماہ رخ ارجمند کو سمجھانے کی کوشش کر رہی تھی۔
अपने जहन को बदगुमानियों से महफूज रखें। कभी कभी ये शक इंसानी जिंदगी में जहर घोल देता है। हो सकता है कि साहिब आलम मजबूर हों और वो आपके सामने अपनी मजबूरियां बयान करने से गुरेज इख्तियार कर रहे हों। अगर उन्हें कोई मजबूरी लाहक है तो मुझसे क्यों छुपाते हैं? एक बार फिर अर्जुमंद की आंखों से आंसू जारी हो गए थे। मुझे अपने गमों में शरीक क्यों नहीं करते? वो एक खुददार मर्द हैं। माहरूख शहजादा खुर्रम की वकालत कर रही थी। हो सकता है कि वो अपने गमों का इजहार ना करके आपको परेशानी से बचाना चाहते हो। मेरी समझ में कुछ नहीं आता माहरूख। अर्जुमंद के आंसुओं की रवानी में कुछ और इजाफा हो गया था। मैं तो बस इतना समझती हूं कि मुझे शिकस्त हो गई और वक्त ने ईरानी शहजादी के सर पर फतह का ताज सजा दिया। आपको शिकस्त नहीं हुई है, माहरूख ने पुरजोश लहजे में कहा। यह तो एक आर्जी जुदाई का मौसम है। ना खुशगवार गर्म हवा के झोंके एक ना एक दिन गुजर जाएंगे। बादे बहारी पर सिर्फ आपका हक है और वो मौसम बहार आने ही वाला है। मुझे बहलाने की कोशिश मत करो माहरूख, अर्जुमंद बानो ने अपने आंसू खुश करते हुए कहा। मैं अपनी आरजुओं का मरसिया पड़ चुकी। अब तो ये सदाए बाजगश्त है जो कुछ देर बाद खला की वुसतों में गुम हो जाएगी। मैं एक वजीर जादी हूँ, शहजादे खुर्रम के मुलाजिम की बेटी, और वो शाह ईरान की पोती है। शहजादों के लिए सिर्फ शहजादियां ही पैदा की जाती हैं। मेरा वजूद महज रास्ते का एक पत्थर था जिसे ठोकर मारकर हटा दिया गया। बीबी, खुदा के लिए अपने आप पर रहम करो। माहरूख ने अर्जुमंद के सामने दोनों हाथ जोड़ दिए। आप साहिब आलम की नजरों में ईरानी शहजादी से ज्यादा बुलंद मर्तबा रखती हैं। मैं तुम्हारी बात कैसे मान लूं माहरूख? अर्जुमंद की मायूसी का वही आलम था। क्या आप अपने दिल से शहजादा खुर्रम की यादों के नकूश मिटा सकती हैं? माहरूख ने अर्जुमंद से पूछा। नहीं, ये मुमकिन नहीं, अर्जुमंद ने कहा। मैं अपने दिल से मजबूर हूं। इसी का नाम फतह है, माहरूख ने अर्जुमंद को समझाते हुए कहा। फतह और शिकस्त का ताल्लुक दिलों से है। आपके दिल पर शहजादा खुर्रम का कब्जा है, इसलिए वो फातेह हैं। अगर साहिब आलम फातेह ठहरे तो फिर शिकस्त खोरदा कौन हुआ? अर्जुमंद ने सवाल किया। शिकस्त मैंने खाई है माहरूख। नहीं आकाजादी, शिकस्त आपका मुकद्दर नहीं, माहरूख ने दलील पेश की। साहिब आलम के दिल पर आपका कब्जा है, इसलिए आप भी फातेह हैं। ईरानी शहजादी को यह फतह हासिल नहीं हो सकती। तुम्हारा यह दावा कबलज वक्त है माहरूख, अर्जुमंद बानो ने गैर मुतमईन लहजे में कहा। बीबी, ये कनीज महल्लाते शाही के राजदार हैं। अपनी जबान से ये अल्फाज अदा करते वक्त माहरूख को शहजादा परवेज की बेवफाई याद आ गई थी। इन गुनहगार आंखों ने बड़े अजीब अजीब मनाजिर देखे हैं। अगर शहजादा खुर्रम बेवफा है तो इस दुनिया में कोई वफादार नहीं। मुझे एक बार साहिब आलम से मुलाकात कर लेने दीजिए, फिर मैं आपको सही सूरत हाल बता सकूंगी। मगर मेरा दिल अब भी यही गवाही देता है कि वो नाकाबिले बयान मजबूरियों के हजूम में घिरे हुए हैं, वरना आप तक जरूर पहुंचते। माहरूख की पुरउम्मीद बातों से अर्जुमंद की तबीयत किसी कदर संभल गई थी। माहरूख ने शहजादा खुर्रम से मिलने की कोशिश की, मगर उसे बताया गया कि साहिब आलम अमूर सल्तनत में मसरूफ हैं। माहरूख शदीद हैरत में मुब्तला थी। इतना बड़ा हादसा पेश आने के बाद शहजादा खुर्रम की यह खामोशी बहुत मानी खेज होती जा रही थी, मगर माहरूख ने अपने जहन को अंदेशों से पाक रखा और हुस्ने जन का सहारा लिए हुए शहजादा खुर्रम को तलाश करती रही। फिर जब कई दिन की दौड़ धूप के बाद भी शहजादे से ना मिल सकी तो उसने खुर्रम के दोस्त सिकंदर मिर्जा के मकान का रुख किया। किले के गोशे में सिकंदर मिर्जा का मकान था। आम मकानों की तरह वहां जाहिरी दिलकशी का अक्स तक नहीं था। हर तरफ सादगी ही सादगी नजर आ रही थी। माहरूख को सिकंदर मिर्जा की उस सादगी ने बहुत मुतासिर किया। माहरूख अंदर दाखिल हुई तो वो ये देखकर हैरान रह गई कि पूरा कमरा किताबों से भरा हुआ था। ज़हे नसीब, क्या आप गरीब खाने पर तशरीफ लाई? सिकंदर मिर्जा ने बड़े पुरजोश अंदाज में माहरूख का इस्तकबाल करते हुए कहा। माहरूख सिकंदर मिर्जा के लहजे की वारफ्तगी पर चौंक उठी। माफ कीजिएगा, मैं आपसे मिलने नहीं आई हूं। माहरूख का लहजा बड़ा जारहाना था। सिकंदर मिर्जा के चेहरे पर खुशी के जो आसार नुमाया हुए थे वो दूसरे ही लम्हे बुझ कर रह गए थे। फिर भी उसने अपने होंठों पर जबरी मुस्कुराहट सजाते हुए कहा, आप ठीक तो हैं माहरूख, आइए अंदर तशरीफ लाइए। सिकंदर मिर्जा इंतहाई शाइस्तगी का मुजाहिरा कर रहा था। आपको मेरी खैर आफियत से कोई दिलचस्पी नहीं होनी चाहिए। माहरूख के लहजे में वही अजनबियत थी। मैं सिर्फ ये दरियाफ्त करने आई हूं कि शहजादा खुर्रम कहाँ है। सिकंदर मिर्जा का चेहरा उतर गया। उसे ये तवक्को हरगिज नहीं थी कि माहरूख उसके साथ इस कदर जारहाना सलूक करेगी। साहिब आलम तक मेरा पैगाम पहुंचा दीजिए कि आज रात मैं 12 दरी में उनका इंतजार करूंगी। माहरूख ने खुश्क लहजे में कहा। मुझे मजबूरन यहां तक आना पड़ा। अगर शहजादा खुर्रम से मेरी मुलाकात हो जाती तो मैं इधर का रुख कभी नहीं करती। माहरूख की गुफ्तगू बड़ी हौसला शिकन थी। सिकंदर मिर्जा ने बड़ी मुश्किल से अपने आप को संभाला। मैं समझता हूं। सिकंदर मिर्जा का लहजा बहुत शिकस्ता था। मुतमईन रहिए, साहिब आलम तक आपका पैगाम पहुंच जाएगा।
दरअसल माहरूख के लिए सिकंदर मिर्जा के दिल में नरम गोशे पैदा हो गए थे और आज वो उस खूबसूरत लड़की को अपने मकान पर देखकर बहुत खुश हुआ था। सिकंदर मिर्जा का ख्याल था कि आहिस्ता आहिस्ता माहरूख भी उसकी तरफ मुतवज्जे हो रही है, मगर जब माहरूख ने शदीद बेगानगी के लहजे में गुफ्तगू की तो सिकंदर मिर्जा के सारे ख्वाब बिखर गए और अब वो हकाइक की दुनिया में तन्हा खड़ा था। फिर उसी रात खुर्रम बारादरी के एक सुनसान गोशे में माहरूख से मिला। अर्जुमंद तो ठीक है, खुर्रम के लहजे में बड़ी बेकरारी थी। मैं साहिब आलम को कई दिन से तलाश कर रही हूँ, माहरूख ने शिकायत की। हम बहुत मसरूफ थे माहरूख, खुर्रम ने अपने दिली जज्बात को छुपाते हुए कहा। इतने मसरूफ के अर्जुमंद बानो की मिजाज पुरसी का वक्त भी नहीं मिला। बज़ाहिर माहरूख का लहजा बहुत नरम था, मगर उसमें हजार तलखियां पोशीदा थी। शहजादा खुर्रम कुछ देर तक खामोश खड़ा रहा, फिर बहुत आहिस्ता लहजे में बोला, सच तो यह है माहरूख कि हम अर्जुमंद बानो का सामना नहीं कर सकते। खुर्रम की आवाज में हल्की हल्की लर्जिश थी। बहुत कोशिश की कि उन्हें सब कुछ बता दें, मगर हम अपने अंदर इतनी हिम्मत नहीं पाते। क्या यह सब कुछ आपकी मर्जी से हुआ है? माहरूख ने सवाल किया। खुदा आलिमुल गैब है, वही बेहतर जानता है कि यह सब कुछ किस तरह हुआ है। शहजादा खुर्रम बहुत परेशान और थका हुआ नजर आ रहा था। फिर तो आप पर लाजिम था कि पहली फुर्सत में अर्जुमंद बानो से मिलकर उन्हें सही सूरत हाल समझाने की कोशिश करते, माहरूख ने अदब व एहतराम के साथ कहा। आप नहीं जानते कि आकाजादी किस अजाबनाक कैफियत से गुजर रही हैं। हमें अंदाजा है माहरूख। खुर्रम बेकरार नजर आने लगा। हमसे ज्यादा उनके दिल की हालत कौन समझ सकता है? फिर भी आप उनसे मुसलसल दूर रहने की कोशिश कर रहे हैं, माहरूख ने जिरा के अंदाज में कहा। अगर ये दूरियां, ये फासले इसी तरह बढ़ते रहे तो इसका अंजाम क्या होगा? हमें उसका एहसास है माहरूख, शहजादा खुर्रम ने इंतहाई मुस्तरिब लहजे में कहा। मगर गर्दिशे वक्त को क्या कहें जिसने हमें मुजरिम बना दिया है। साहिब आलम, आप मुजरिम नहीं हैं। माहरूख ने शहजादा खुर्रम के उस एहसास को जायल करने की कोशिश की। मैं अर्जुमंद बानो को समझाते समझाते थक गई हूँ। अगर आपने मजीद ताखीर की तो उनकी गलत फहमियां कुछ और बढ़ जाएंगी, फिर शायद वक्त भी उसका अजाला ना कर सके। अभी जख्म ज्यादा गहरा नहीं है। अगर आप इसी तरह एहसास जुर्म को परवरिश करते हुए आकाजादी से दूर रहे तो ये जख्म एक मुस्तकिल नासूर बन जाएगा। खुदा के वास्ते आप हिम्मत करके आगे बढ़िए। अर्जुमंद बानो के सामने अपनी मजबूरियां बयान कीजिए। उन्हें यही शिकायत है कि आप तन्हा रहकर सारे गम बर्दाश्त कर रहे हैं। क्या तुम हमारी मजबूरियां बयान नहीं कर सकती माहरूख? शहजादा खुर्रम ने बड़े आजिजाना लहजे में कहा। आकाजादी मेरी जबान नहीं समझती और उन्हें समझना भी नहीं चाहिए, माहरूख ने एक मजबूत दलील पेश करते हुए कहा। आपके सिवा दुनिया का कोई भी शख्स उनकी गलत फहमियां दूर नहीं कर सकता। अगर आकाए मोहतरम आसिफ खान भी उन्हें समझाने की कोशिश करेंगे तो वो ज्यादा से ज्यादा खामोशी इख्तियार कर सकती हैं, मगर उनके जहन में पैदा होने वाले अंदेशे दूर नहीं हो सकते। माहरूख, हम अर्जुमंद के सामने जाते हुए शदीद नदामत महसूस करते हैं। एक बार फिर शहजादा खुर्रम अपने आप को मजबूर समझने लगा। यह एहसास नदामत का वक्त नहीं साहिब आलम, माहरूख ने कहा। इस मसले का फौरी हल कीजिए, वरना अर्जुमंद बानो की जिंदगी किसी भी खतरे से दो चार हो सकती है। दूसरी रात अर्जुमंद बानो और शहजादा खुर्रम तन्हाई में इस तरह मिले कि बहुत देर तक दोनों तरफ गहरा सकूत तारी रहा। अर्जुमंद, हमारी मजबूरियां नाकाबिले बयान है। आखिर शहजादा खुर्रम के होंठों को जुम्बिश हुई। अर्जुमंद बानो ने कोई जवाब नहीं दिया। वो एक मखसूस फासले पर खामोश खड़ी रही। हमारी समझ में नहीं आता कि हम अपनी आरजुओं की लाश पर किस तरह मातम करें। शहजादा खुर्रम ने इंतहाई शिकस्ता लहजे में कहा। नसीब दुश्मना, साहिब आलम को मातम करने की क्या जरूरत है? उस मरहले पर अर्जुमंद खामोश ना रह सकी। मातम तो वो करते हैं जो जिंदगी के रास्ते पर तन्हा रह जाते हैं। तुम तन्हा नहीं हो अर्जुमंद। ये कहते हुए शहजादा खुर्रम कुछ और करीब आ गया। अब तक हमारे दिल पर तुम्हारी ही हुक्मरानी है, फिर तुम किस तरह अपने आप को तन्हा कहती हो? तन्हा तो हम हैं कि आज हमारे दिल की जबान समझने वाला कोई नहीं। ये कैसी हुक्मरानी है कि साहिब आलम मेरी सूरत देखने के रवादार नहीं? अर्जुमंद ने इंतहाई करबनाक लहजे में शिकायत की। अगर माहरूख मेरी वकालत ना करती तो शायद आज भी साहिब आलम तशरीफ ना लाते। शायद माहरूख ने तुम्हारे सामने हमारी मजबूरियां बयान नहीं की, शहजादा खुर्रम ने कहा। और उस बेचारी को हमारी मजबूरियों की खबर भी तो नहीं, फिर वो क्या कहती और क्यों कर कहती? मजबूरियां अपनी जगह है साहिब आलम, मगर आपने इस कनीज को अपनी मजबूरियों में शरीक तो किया होता। अर्जुमंद मुसलसल शिकायतें कर रही थी। आपने इस कनीज के ज़र्फ को आजमा कर तो देखा होता। मैं फूलों की सेज पर भी आपकी गम गुसार हूं और जिंदगी के खारजारों में भी आपकी शरीके सफर। ये सब कुछ इतना अचानक हुआ अर्जुमंद कि हम अपने होश में नहीं रहे। शहजादा खुर्रम ने सफाई पेश करते हुए कहा। हम तुम्हें अपनी जिंदगी के इस खौफनाक राज का शरीक बनाना चाहते थे, मगर एक नामालूम खौफ ने हमारी जबान पर मोहर लगा दी। क्या खौफ साहिब आलम? अर्जुमंद ने घबरा कर पूछा।
यही कि तुम इस तल्ख हकीकत का सामना नहीं कर सकोगी और फिर हमारी ज़ात मुख्तलिफ इल्ज़ामात का निशाना बन जाएगी। खुर्रम के लहजे से दिल का दर्द झलक रहा था। हम जिस फिजा में जिंदगी बसर कर रहे हैं वहां दिल और जज्बात नाम की किसी शय का वजूद नहीं होता। हमारी दुनिया सियासी तकाज़ों के सिवा कुछ नहीं। यकीनन तुमने भी हमारे बारे में यही राय कायम की होगी। अर्जुमंद लरज कर रह गई। उसके इम्तिहान का वक्त करीब आ गया था। मैं भी इंसान हूँ साहिब आलम, वसवसे मुझे भी परेशान कर सकते हैं। मेरे जहन में भी गलत फहमियां सर उभार सकती हैं और मेरा दिल भी अंदेशों के हजूम में घिर सकता है। अगर आप फौरी तौर पर इस कनीज को शरीके राज बना लेते तो गमों की यलगार इतनी शदीद ना होती। यह कहकर अर्जुमंद बानो रोने लगी। एहसासे नदामत ने हमें तुमसे दूर रखा अर्जुमंद। शहजादा खुर्रम अर्जुमंद के आंसू देखकर बेकरार हो गया। महरूक का एहसान है कि उसने हमें तुम्हारे करीब आने की हिम्मत दिलाई, वरना हम अपनी जगह तय कर चुके थे कि तुम्हें जिंदगी भर अपनी सूरत नहीं दिखाएंगे। बड़ा जज्बाती मंजर था। अर्जुमंद ने बेचैन होकर खुर्रम के शाने पर सर रख दिया। आखिर वो कौन सी मजबूरी थी साहिब आलम कि जिसने आपको इतना खौफनाक फैसला करने पर मजबूर कर दिया था। अर्जुमंद के आंसू इस कदर तेजी से बह रहे थे कि शहजादा खुर्रम भी उनकी हरारत को महसूस किए बगैर ना रह सका। हम सियासत के मक्तल में ज़िबा कर दिए गए अर्जुमंद, शहजादा खुर्रम ने रिक्कत आमेज लहजे में कहा। ज़िले इलाही ने हुकूमत ईरान से करीबी ताल्लुकात कायम करने के लिए ईरानी शहजादी को हमसे वाबस्ता कर दिया। हम उस लड़की को जानते तक नहीं थे मगर उसे हमारा मुकद्दर बना दिया गया। शहजादा खुर्रम अपनी मजबूरियों की दास्तान सुना रहा था। हमने उस शादी से इनकार कर दिया था अर्जुमंद, मगर आलम पनाह ने हमारे पैरों में अपनी इताअत की जंजीर डाल दी। ये कहते कहते शहजादा खुर्रम की आंखों से भी आंसू बहने लगे थे। अगर हम ज़िले इलाही का हुक्म नहीं मानते तो हमें भी शहजादा खुसरू की सफ में खड़ा कर दिया जाता। फिर बताओ हम क्या करते। अर्जुमंद ने सर उठाया और कुछ देर तक खुर्रम की आंखों से बहते हुए आंसू देखती रही। फिर उसने अपने आंचल में उन मोतियों को जज्ब कर लिया जो दुनिया के सबसे कीमती नगीने थे। आपने फर्जंदी का हक अदा कर दिया। अब अर्जुमंद के लहजे में आंसुओं की नमी की बजाय तूफान के तेज धारों का बहाव था। आपको ऐसा ही करना चाहिए था। मैं आप पर नाज करती हूं कि आपने फर्मा बरदारी के असूलों का खून नहीं होने दिया, वरना आप में और शहजादा खुसरू में क्या फर्क बाकी रह जाता। बेशक हम उस महाज पर सर बुलंद रहे मगर दिल के महाज पर हमें शिकस्ते फाश हुई है अर्जुमंद। खुर्रम के लहजे का इर्तियाश अभी तक बाकी था। क्या आपने इस कनीज को फरामोश कर दिया? अर्जुमंद ने सवाल किया। फरामोश तो तब करते जब तुम्हारे अलावा भी इस दुनिया में कोई चेहरा मौजूद होता। खुर्रम ने अपने दोनों हाथ अर्जुमंद के सर पर रखते हुए कहा, खुदा गवाह है कि हमें तुम्हारे सिवा कुछ नजर ही नहीं आता। फिर किसे शिकस्त हुई है साहिब आलम? अर्जुमंद का लहजा यकायक जज्बात से सरशार हो गया था। हुकूमत और सियासत दोनों को शिकस्त हो गई। फातेह तो वो है साहिब आलम जो दिलों को फतह कर ले। मैं फातेह हूँ, आप फातेह हैं और बाकी सब शिकस्त खोरदा हैं। वो हिंदुस्तान का फरमा रवा हो या शाह ईरान। अर्जुमंद, अब मुझे किसी लश्कर और किसी फौज की जरूरत नहीं। मैं सिर्फ तुम्हारी मोहब्बत की ताकत पर सियासत की ये जंग लड़ूंगा और फिर एक दिन हिंदुस्तान के ये तख्तो ताज तुम्हारे कदमों के नीचे होंगे। मेरा तख्तो ताज तो आपके होंठों की एक मुस्कुराहट है। अर्जुमंद की मखरूती उंगलियों ने खुर्रम के होंठों को छुआ तो चंद लम्हों के लिए पूरी कायनात कैफो निशात के सेले रवा में गर्क हो गई। अर्जुमंद और शहजादा खुर्रम की गलत फहमियां दूर हो गई थी मगर जहांगीर ने अपना इरादा नहीं बदला। वो शाह ईरान के साथ खानदानी रिश्ता कायम करके एक सियासी चाल चल रहा था ताकि कंधार का इलाका ईरानी हुक्मरान की योरिशों से महफूज रह सके। 7 सितंबर 1609 ईस्वी को ईरानी शहजादी और खुर्रम की निस्बत तय हुई थी। तकरीबन एक साल बाद 29 अक्टूबर 1610 ईस्वी को शादी की तकरीब मुनक्किद हुई और शहजादा खुर्रम के जज्बात को सियासी मसलहतों पर कुर्बान कर दिया गया। उस मौके पर जहांगीर शहजादा खुर्रम के घर गया और रात भर जश्न तरब जारी रहा। जहांगीर ने अपनी खुशी का इजहार करने के लिए अक्सर उमारा को नए एजाजात और कीमती खिल्लत अता किए। वो दिन वजीर आजम आसिफ खान और महरून-इ-निसा पर बहुत गिरा था मगर दोनों को शादी की तकरीब में शरीक होना पड़ा। दोनों के होंठों पर जबरी मुस्कुराहट थी और वो शहंशाह के सामने मसनूई मुसर्रतों का मुजाहिरा कर रहे थे। महरून-इ-निसा ने मजबूरन सुर्ख जोड़ा पहना था और तन्हाई में मिलते ही जहांगीर को बेटे की शादी पर मुबारकबाद पेश की थी। शाह वाला का इकबाल बुलंद हो और ये शादी शहजादा खुर्रम के लिए नई मुसर्रतों का पैगाम लेकर आए। जहांगीर ने मुस्कुराते हुए महरून-इ-निसा की मुबारकबाद कबूल कर ली थी मगर वो साफ महसूस कर रहा था कि महरून-इ-निसा का चेहरा वीरान है और लहजे से खोखलेपन का इजहार हो रहा है। यही हाल वजीर आजम आसिफ खान का था। उसने शादी की खुशी में शहंशाह को कीमती नजर पेश की थी और बज़ाहिर अपने पुरजोश होने का सबूत भी पेश किया था मगर देखने वाले देख रहे थे कि वक्फे वक्फे से आसिफ खान के चेहरे का रंग बदल जाता था और वो कुछ देर के लिए किसी गहरे ख्याल में खो जाता था।
एक बाप की हैसियत से उसे अपनी बेटी अर्जुमंद बानो की शादी का इंतजार था, मगर वक्त ने अचानक करवट ली थी और आसिफ खान को अर्जुमंद का मुस्तकबिल तारीक नजर आ रहा था। आसिफ खान ने कई बार शहजादा खुर्रम की तरफ देखा। वली अहद सल्तनत गैर मामूली तौर पर खामोश और संजीदा नजर आ रहा था। अहले महफिल ने खुर्रम की उस खामोशी को शहजादगी के वक़ार से ताबीर किया, मगर आसिफ खान उस तलखी और गम को महसूस कर रहा था जो शहजादे के चेहरे पर पसे पर्दा मौजूद था। अर्जुमंद बानो की हालत नाकाबिले बयान थी। वो 1 साल तक बड़ी जुर्रत और हौसले का मुजाहिरा करती रही, मगर शादी के दिन आंसुओं का वो सैलाब आ गया जिस पर अर्जुमंद ने कई मजबूत बंद बांधे थे। वो सुबह से मुसलसल रो रही थी। माहरूख अर्जुमंद को बार बार तसल्लियां दे रही थी, मगर इस तरह के खुद उसकी आंखें भी अश्कबार थीं। एक तो आकाजादी का गम और दूसरे अपनी यादों की खलिश। शहजादा परवेज ने उसे भी इसी दिन के ख्वाब दिखाए थे। फिर जब वो दोनों रोते रोते निढाल हो गईं तो माहरूख ने अर्जुमंद को मुखातिब करते हुए कहा, बीबी कब तक रोती रहोगी? हजरत शेख के मिजार पर ही चलिए कि वहां कुछ तो सुकून मिलेगा। हजरत शेख सलीम चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह के मिजार का नाम सुनकर अर्जुमंद चौंक उठी और उसके बहते हुए आंसू अचानक थम गए। हाँ, मैं वहां जरूर जाऊंगी, मुझे मुबारक शाह कलंदर से मिलना है। अर्जुमंद बानो एक नए अज़्म के साथ अपने कमरे से बाहर निकली और अपने जाती खिदमतगार को हुक्म दिया कि रथ तैयार करे। फिर अर्जुमंद बानो ने हजरत शेख सलीम चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह के मिजार पर पहुंचकर फातेह पढ़ी और दुआ के लिए हाथ उठाए तो दोबारा आंखों से आंसुओं का आबशार जारी हो गया। ऐ खुदा, तू ही मेरे साथ इंसाफ करने वाला है। शहजादा खुर्रम को अपनी हिफाजत में रख और मुझ नातवा को सब्र इस्तेकामत दे। अर्जुमंद बानो दुआ मांगकर वापिस आई तो मुबारक शाह कलंदर उसी अंदाज में सरे राह गुजर बैठा हुआ था। फिर जैसे ही अर्जुमंद कलंदर के नजदीक पहुंची, वो इस्तराब के आलम में खड़ा हो गया। लोगो हट जाओ, हिंदुस्तान की मलिका आलिया तशरीफ ला रही हैं। अगरचे अर्जुमंद गहरे नकाब में पोशीदा थी, लेकिन कलंदर की आरिफाना नजरों ने उसे पर्दे के बावजूद पहचान लिया था। बाबा, आप भी मेरी बेबसी का मजाक उड़ा रहे हैं। कलंदर की जबान से मलिका आलिया का लफ्ज सुनकर अर्जुमंद एक बार फिर रोने लगी। कैसी बेकसी और कैसा मजाक! कलंदर ने अर्जुमंद के सर पर हाथ रख दिया। मैं तो वही कहता हूं जो मेरी आंखें देखती हैं। अर्जुमंद की बजाय माहरूख ने कहा, बाबा क्या आप नहीं देख रहे कि आज शहजादा खुर्रम की शादी हो रही है? देख रहा हूं। मुबारक शाह ने इंतहाई शफकत से अर्जुमंद के सर पर हाथ फेरते हुए कहा, कोई कुछ भी कर ले मगर आसमानों के फैसले तब्दील नहीं होते। बाबा ये कैसे फैसले हैं? अर्जुमंद सिसकने लगी। खबरदार, आइंदा अपने होंठों को इस तरह जुम्बिश ना देना। कलंदर ने तेज लहजे में कहा, खुदा के शुक्रगुजार बंदे बनो और उस वक्त तक सब्र करो जब तक आसमान का फैसला जमीन पर नाजिल ना हो जाए। दस्ते कुदरत जिसे चाहे ताजे शहाना पहना देता है, उसे कोई नहीं उतार सकता। तू अर्जुमंद है और आखिरी सांस तक अर्जुमंद ही रहेगी।